हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और आज अपना सेकंड चैप्टर का रिवीजन होगा, दैट इज़ द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है। तो ये मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो अपना एमडी आता है, डब्ल्यूटीडी आता है, मतलब होल टाइम डायरेक्टर। एमडी का मतलब हो गया मैनेजरियल डायरेक्टर, और एम से मैनेजर। ठीक है, एमडी डब्ल्यूटीडी एम। तो इनका अपॉइंटमेंट होगा और इनका रेम्यूनरेशन वगैरह, इसके ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनना, एकदम फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज द एज लिमिट इन केस अगर अपना अपॉइंटमेंट करना है ये लोग का, तो इन सच अ केस में बिलो 21 नहीं होना चाहिए, मतलब 21 के बराबर या 21 से ज़्यादा अलाउड है। ठीक है, पहला बात। दूसरा, अटेन द एज ऑफ 70। तो 70 तक का एज आ गया उस इंसान का, अब अपने अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसका रीअपॉइंटमेंट या बोलो कि अपॉइंटमेंट फिर से करना है, या किसी इंसान का अपॉइंटमेंट करना है, 70 साल का आज एज है, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद तो वो 71 हो जाने वाले। यानी कि बिलो 70 तक अगर कोई इंसान है चलेगा, तब तक चलेगा, लेकिन 70 अटेन करे, 70 से ज़्यादा है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इन सच अ केस में? या तो नॉर्मली एसआर पास कर दो, तो कोई लपड़ा ही नहीं है, ओआर की जगह पे एसआर पास कर दो। या तो फिर क्या करना पड़ेगा, ओआर के साथ साथ अगर ओआर पास हो रहा है जनरल मीटिंग में, तो इन सच अ केस में सीजी अप्रूवल भी लेना पड़ेगा उसके अपॉइंटमेंट को वैलिड करने के लिए। ठीक है, फर्दर अपने को उसको और अच्छे से समझेंगे कि प्रोसीड्यूर क्या होता है, उसमें अपने प्रोसीड्यूर में अपने उसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर अगर किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट हो रहा है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर की तरह, और वो इम प्रेजेंट हो चुका है पहले ही 7 महीने के लिए, तो क्या अब अपॉइंट हो सकता है? अपॉइंट तो हो सकता है, हर केसेस में अपॉइंट हो सकता है, लेकिन प्रोविजन के हिसाब से ऐसे तो अपॉइंट नहीं हो सकता। कब? अगर मोर देन 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हुआ है पहले कभी भी, तो अपॉइंटमेंट वैसे नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे केसेस में सीजी अप्रूवल लेते हुए चलना है। ठीक है, सीजी मतलब क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। तो कौन कौन से केसेस में जहां पे इम्प्रिजनमेंट मोर देन 6 मंथ हुआ है? नॉर्मल केसेस में। कुछ केसेस में इम्प्रिजनमेंट इवन इफ 1 डे का हुआ है तो भी अपने को लेना है सीजी अप्रूवल। या फिर उसका फाइन लगा है उस एक्ट में मोर देन 1000 का, 1 लाख भी नहीं है या 1000 के बराबर भी नहीं है, बोला मोर देन 1000। तो ये ऐसे 19 एक्ट है, ऐसा उसमें करना पड़ेगा। कौन कौन से एक्ट है? सेबी लिस्टिंग कंपनी ऑफकोर्स तभी होगी सेबी के रेगुलेशंस उसमें, देन आईबीसी कोड में, देन जीएसटी, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनसेशन कंपटीशन एक्ट है, अपना वेल्थ टैक्स एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्ट है जिसमें अपने को इम्प्रिजनमेंट इवन इफ 1 डे का होता है तो भी अपने को, या फिर फाइन अगर लग गया इस एक्ट में, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है बट फाइन है मोर देन 1000, तब भी अपने को सीजी अप्रूवल लेना है, तब जाके अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। देन एक ऐसा एक्ट है जिसमें इम्प्रिजनमेंट तो छोड़ो, अगर ट्रांसपोर्ट भी किया है ना उस इंसान को, कोर्ट में खड़ा किया है, ट्रांसपोर्ट भी करके लेके गया, भले बाद में रिजेक्ट हो गया उसका जो भी है, अगर इवन इफ 1 डे के लिए ट्रांसपोर्ट भी किया हुआ है, एनी पीरियड के लिए इम्प्रिजनमेंट भी किया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974, तो स्मगलिंग में फंसा वो इंसान, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग, तो उस केसेस में उसका अपॉइंटमेंट रुक जाएगा अनटिल अनलेस सीजी अप्रूवल नहीं दे देती। हु मस्ट अपॉइंट फुल टाइम केएमपी? तो फुल टाइम केएमपी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो फुल टाइम केएमपी में ध्यान रखना कि सीएस भी आती है और सीएफओ भी आती है। ठीक है, ये जो एमडी सीओ एम अपने बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके एब्सेंस में अपना डब्ल्यूटीडी भी आ सकता है, तो उस केसेस में अपना क्या बोलता है, डब्ल्यूटीडी के साथ साथ सीएस भी काउंट करो और सीएफओ को भी काउंट करना है अपने को। ठीक है, एमडी सीओ के साथ। तो उस केस में फुल टाइम केएमपी क्या होता है, उसका अपॉइंटमेंट कब कब करना पड़ता है? इन केस लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ का है, तो अपने को पढ़ना यहीं तक है।
पब्लिक कंपनीज में ही एप्लीकेबल होती है। लेकिन एक एडिशनल चीज़ है जो अपने को ध्यान में रखना है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की केस में हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ वाली कंपनीज प्राइवेट, उसमें केएमपी के नाम पे ना सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम सीएस रखना पड़ता है। मतलब इसमें एमडी, सीएफओ, सीईओ ये सब नहीं रखना है अपने को। मतलब प्रोविजन नहीं बोलता है, अपने कोई नाम से रख सकते हैं किसी मैनेजर को, वो अलग बात हो जाता है, लेकिन प्रोविजन के हिसाब से मतलब कंपलसरी कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ वाली को सिर्फ और सिर्फ केएमपी के नाम पे फुल टाइम सीएस ही रखना है। मतलब सीएफओ, डब्ल्यूटीडी ये सब का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रोविजन के हिसाब से तो कोई रोल नहीं है। अब उसका टेनर कितने साल का होगा कि हम एक बार में उस इंसान को 15 साल का हमको अपॉइंटमेंट करना था, तो एक बार में हम 15 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर दी, क्या ऐसा चलेगा? नो, द आंसर इज नो। तो किस तरीके से करना पड़ेगा बोलता है, तो हम लोग को करना पड़ेगा सबसे पहले तो उसको 5 साल का अपॉइंटमेंट सबसे पहले, फिर फर्दर 5 ईयर का अपॉइंटमेंट, फिर फर्दर 5 ईयर का अपॉइंटमेंट, तब जाके इक्वल टू 15 ईयर वो रहेगा हमारे यहाँ। अब इसका रीअपॉइंटमेंट जो अपने को करना है वो कब तक करना पड़ेगा? तो प्रोविजन क्या बोलती है कि ये जो अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो रहा है यहाँ से ठीक 1 साल पहले तक, उससे पहले नहीं जा सकते। ये देखो, उससे पहले जाना है नहीं जा सकते, 1 साल पहले तक अपने जा सकते हैं उसको अपॉइंट करने के लिए। तो 1 साल पहले तक जाके उसको अपॉइंट कर देंगे विद इन 1 ईयर के अंदर। इसके बाद कर सकते हैं, वो चलेगा, फिर आपका साल भी बर्बाद होगा वो चलेगा, या साल के स्टार्टिंग में ही अपने अपॉइंट कर ली यहाँ पे वो भी चल जाएगा। बट क्या है कि अपने को 1 साल पहले तक ही अलाउड है। अब अपने ये सोचेंगे कि चलो अपॉइंटमेंट कर दिए, अब फिर से उसी दिन अपॉइंटमेंट कर देते हैं, फिर से रीअपॉइंट भी कर देते हैं यहाँ पे बैठ के, या यहाँ पे बैठ के, या यहाँ पे बैठ के, नहीं चलेगा। बोला 1 साल पहले तक ही अलाउड है, एक्सपायरी से 1 ईयर पहले तक, उससे पहले भी उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंट कर दिए, फिर इसको अगर फर्दर 5 ईयर के लिए करना था अपने को, तो यहाँ पे बैठ के 1 ईयर के अंदर है ना, एक्सपायरी से 1 ईयर के पहले, उससे पहले नहीं जा सकता है। तो 1 ईयर के अंदर अपने को फिर से अपॉइंटमेंट करना है इसके फर्दर 5 ईयर के लिए। तो एक बार में इसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, एक बार में। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ फुल टाइम केएमपी का? तो प्रोसीड्यूर बहुत सिंपल सा है, अगर कुछ नहीं है, जो कोई झमेला नहीं है, तो ये जाएंगे जैसे कि बीआर पास करेंगे, फिर बीआर के बाद आता है तैयारी की जो नेक्स्ट अपना बोर्ड ओआर होता है, मतलब जनरल मीटिंग जो भी होती है उसमें जनरली ओआर होता है। एसआर कौन से केस में होता है, जो अपने ऊपर देख लिया, ठीक है, 70 ईयर्स वाला ज़्यादा वाला, तो उस केस में एसआर होगा, नॉर्मली ओआर ही होता है, ठीक है। तो ओआर एसआर पास किए, उस नोटिस में अपने को देना पड़ेगा रेम्युनरेशन क्या है, उसका टेनर क्या है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में उसको रखा गया है। जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे होंगे वो। फिर उसका इंटरेस्ट इन द कंपनी कितना है, मतलब वो कितना शेयर्स होल्ड करती है, ठीक है, या कंपनी को कोई लोन दी हुई है तो कितना लोन दी हुई है, वो सब चीज़, या कंपनी उसको लोन दी हुई है तो कितना लोन दी हुई है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जनरली अपने को क्या करना है, अपॉइंटमेंट डेट अपने मानते हैं कि जब उसको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, तो हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर जस्ट बीआर पास की उसके साथ साथ दे दिए होंगे, ठीक है। तो मैं यही समझती हूँ यहाँ पे बीआर के साथ साथ ही अपना अपॉइंटमेंट डेट डिक्लेयर हो जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ कि इस इंसान को अपॉइंट करना है। तो वहाँ से 60 डेज के अंदर MR1 फाइल होगा MCA में, ठीक है, अलॉन्ग विद द फीस प्रेस्क्राइब कुछ होगी और तब जाके ये अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा कब आता है, जब अपने को सीजी अप्रूवल लेना है, तो अपने ऊपर पढ़े कि 19 एक्ट्स के बारे में, वो स्मगलिंग वाला एक्ट पढ़े, इसके बाद वो 70 ईयर से ज़्यादा का इंसान हो गया, अब उसको अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है, तो हो सकता है यस। अगर ओआर यहाँ पे होता तब इसके साथ यहाँ पे प्लस सीजी अप्रूवल भी लगेगा, ठीक है।
तो ये अप्रूवल जो नेसेसरी है वो ले लिए। देखो अपॉइंटमेंट तो बीआर के साथ साथ ही हो गया सबका, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। अब अपना जो अप्रूवल का बारी है वो सब लेते रहेंगे। उसके लिए भी मैं एक केस बताती हूँ जिसमें लेटर ऑन क्या होता है कि बाद में उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है। वो वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी आपको, उसको मैं आपको समझाऊंगी कि उस केस में क्या होता है। लेकिन अभी ये समझ लो कि जैसे ये बीआर पास हुआ, ओआर पास हुआ, 70 से ज़्यादा वाला वो इंसान था, ओआर पास हुआ, बीआर पास हुआ। अब अपने को सीजी अप्रूवल भी लेना है, ठीक है। तो ये पास करते ही अपने तो एमआर यहाँ पे 1 फाइल किए होंगे 60 डेज के अंदर। वही बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ साथ अपने को MR2 भी फाइल कर देना है। अपॉइंटमेंट डेट से लिखा हुआ है फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट MR2 भी फाइल करना है विद इन 90 डेज टू द CG कि देखो इसका अपॉइंटमेंट हो चुका है, या जो नेसेसरी अपने को अप्रूवल चाहिए वो सब अपने को उसमें लेना है, ठीक है। अब क्या हुआ मैं बता रही थी कि 20 मई 2019 को अपना बोर्ड मीटिंग हुआ जिसमें अपने एज ए MD उसको अपॉइंट किए। इसके बाद जनरल मीटिंग हुआ अपना 17 जून 2019 को। तो उसमें अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट करना था अपने को। अब क्या हुआ बीच में, जब 20 में से 17 जून का बात है, उस डेट अपॉइंटमेंट तो हो ही गया था 20 में से, तो वो कंपनी में आना चालू कर दिया था। सो बिफोर होल्डिंग द जनरल मीटिंग राम एक एग्जीक्यूट करता है एग्रीमेंट विद अनदर कंपनी के साथ। जो कंपनी और उसका इंपॉर्टेंस कितना है उस एग्रीमेंट का 3 जून 2019 तक का है कि वो 19 में एग्जीक्यूट होकर ख़त्म भी हो जाएगा उस एग्रीमेंट को। यह एग्रीमेंट कर दिया बीच में, इस तरीके से समझो कि 3 जून 2019 में एक एग्रीमेंट हो चुका है, एक इस कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के साथ। और वो कौन एग्जीक्यूट करवा रहा है? वो MD, जिसका अपॉइंटमेंट अभी भी लटकता हुआ है। जब तक जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं हो जाता तब तक उसका अपॉइंटमेंट वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? अब जनरल मीटिंग हुआ 17 तारीख को, 17 जून 2019, लेकिन वहाँ पे जाके अप्रूवल नहीं हुआ। तो क्या ये जो 3 जून वाला जो एक्ट उसने किया है, जो एग्रीमेंट किया है, क्या वो वैलिड माना जाएगा? यस, तब भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर वो कंपनी के फेथ के लिए काम कर रहा है, जो भी उसने स्टेप्स लिए हैं अपॉइंटमेंट डेट से टिल, चलो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं वो अलग बात है, लेकिन डेट तो वहाँ से चालू हो गया था। तो टिल दिस टू दिस, जब उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, यहाँ से यहाँ तक में जो भी उसने एक्स डीड्स किए वो सारे वैलिड माने जाएंगे, उसको हम लोग खारिज नहीं कर सकते। ये चीज़ को ध्यान में रखना। इस चीज़ का क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के बोलता है, और मेरे अटेम्प्ट में भी आया था ये चीज़, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कैन एन इंडिविजुअल बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन की तरह, ठीक है, एज वेल एज CEO एट द सेम टाइम? नहीं, CEO और जो चेयरपर्सन है वो दोनों सेम इंसान नहीं हो सकता, ठीक है, अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो अपना है आर्टिकल वो ही अप्रूव कर दे, या तो फिर कंपनी का कोई भी मल्टीपल बिजनेस नहीं है, तो उस केस में भी चलेगा। एक ही बिजनेस है भाई, तो एक ही CEO होगा और एक ही चेयरपर्सन होगा, तब भी चल जाएगा। नाउ मैक्सिमम डायरेक्टरशिप कितना होगा अगर वो इंसान होल टाइम KMP बनना चाहता है किसी कंपनीज में? तो नॉट मोर देन 1 कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो उसको होल टाइम KMP बनना है। तो एक कंपनी में तो बना हुआ है, जैसे मान लो XYZ कंपनी में बना हुआ है, तो इसके साथ साथ सिर्फ उसकी सब्सिडरी कंपनीज में एडिशनली बन सकता है, उसके अलावा कहीं पर नहीं बन सकता होल टाइम KMP, ठीक है। अगर उसको बनना है, खैर बन ही नहीं सकता है, ठीक है, और बनना है वो सब तो अलग का बात हो गया, तो बन ही नहीं सकता। प्रोविजन बोलता है कि नॉट मोर देन 1 कंपनी एक्सेप्ट चलेगा अगर उसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसकी अपनी सब्सिडरी कंपनी है, तब चलेगा। लेकिन क्या वो डायरेक्टर बन सकता है किसी कंपनीज में? होल टाइम KMP मान लो XYZ में बना था, बाकी कंपनीज में वो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या वो बन सकता है? यस, तब कोई पाबंदी नहीं है। डायरेक्टर बनने में कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो रूल्स में अपने को मतलब जो रेगुलेशन अपने पढ़े हैं चैप्टर 1 में कि मैक्सिमम डायरेक्टरशिप एक पर्सन का कितना हो सकता है, कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टर बन सकती है? 20, ठीक है। तो वो यहाँ पे वही चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा। सो KMP शैल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर
इन एनी कंपनीज विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड है उसका परमिशन लेगा, तब जाके किसी और कंपनीज में डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बन सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट डायरेक्टरशिप का एमडी और एम। तो एक इंसान यहाँ पे एमडी है, बाकी कंपनीज में भी वो एमडी बनना चाहता है, तो ऐसा मैक्सिमम कितना कंपनी से बन सकता है? 2। और इसमें कोई होल्डिंग सब्सिडरी ये सब का बात नहीं लिखा। तो कोई भी 2 कंपनीज में मैनेजर बन सकते हो एक साथ साइमल्टेनियसली, या तो फिर एमडी बन सकते हो। ठीक है, तो उस केस में अपने को क्या पास करना पड़ेगा जब ये बनना भी है? ठीक है, तो पहली जैसे मान लो कि किसी और कंपनी में तुम ऑलरेडी बने हो, अब तुमको मेरी कंपनी में आके अपॉइंट होना है, तो इन सच केस में यहाँ पे मेरी कंपनी यूबीआर पास करेगी, उसके साथ साथ ओआर पास करेगी, तब जाके तुम्हारा एज एमडी या एम मैनेजर अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूबीआर का मतलब है यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन। मतलब जो बोर्ड मीटिंग में बैठ रहे थे इंसान, जितने भी बोर्ड के मेंबर्स थे, वहाँ पे एक भी इंसान ना नहीं भूलना चाहिए, तब जाके यूबीआर पास होता है। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसीज होती है वो कैसे फाइल्ड होगी? 6 महीने के अंदर अंदर वो भी बोर्ड मीटिंग के द्वारा फाइल्ड हो जाएगी। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग के हिसाब से फाइल्ड हो जाएगी, बोर्ड मीटिंग के थ्रू। Now, what is the maximum age limit? What is the maximum limit of managerial remuneration का? ठीक है, यहां से मेन ट्विस्ट चालू होता है आपका, जो मेन स्टोरी है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेमुनेरेशन कितना दे सकते हैं अगर कंपनी में हैविंग प्रॉफिट है? तो कंपनी अच्छी है, भरपूर है, कैपिटल अच्छी है, कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है, तो वो वाली कंपनी किस तरीके से मैनेजरियल रेमुनेरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितना कितना दे सकती है, तब परसेंटेज बेसिस में अपने मैनेजरियल रेमुनेरेशन देते हैं इन केसेस में जहां पे कंपनीज में प्रॉफिट है। ये ध्यान में रखना, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे परसेंटेज चलेगा। ठीक है, तो कितना दे सकते हैं हैविंग प्रॉफिट को? ओवरऑल में तो 11% दे सकते हैं, चाहे कोई भी ऑर्डर में इंसान होगा, एमडी होगा, एम होगा, मैनेजर होगा, अदर डायरेक्टर्स जितने भी होंगे, सब कुछ का मिला के ओवरऑल 11% जाएगा। अब एमडी, एम और या फिर एम को कितना मिलेगा, ये तीनों एक ही बात है। तो एमडी, एम या सबको मिला के कितना मिलेगा अगर वहां पे एक ही इंसान एज एमडी है या एम है या डब्ल्यूटीडी है किसी कंपनी में, तो इन लोगों को मिल जाएगा 5% ऑफ दी नेट प्रॉफिट। पूरे साल का देखना है, ये पूरे साल का ही कैलकुलेट होगा। फिर अगर मोर देन 1 एमडी है तो उस केसेस में ये लोग को कितना मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब 10% के अंदर अंदर ये लोग को बांटना पड़ेगा। अब वही केस को उल्टा समझ लेना। ठीक है, मोर देन 1 एमडी है या इक्वल टू 1 एमडी है, कोई भी एक एमडी होगा या मोर देन 1 एमडी होगा, तो अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा इवन इफ 1 एमडी या डब्ल्यूटीडी एम है? ठीक है, तो अदर डायरेक्टर को कितना मिलेगा? उस केस में अदर डायरेक्टर को सिर्फ 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट मिलेगा। सब कुछ सारे अदर डायरेक्टर्स का मिला के 1% होगा ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो अदर डायरेक्टर को कितना मिलेगा अगर एमडी, डब्ल्यूटीडी, एम है ही नहीं, कंपनी में वो है ही नहीं, तो उस केस में अपने को 3% मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी लिमिट को अपने को बढ़ाना है, 11 से ओवरऑल में ज़्यादा देना है, यहाँ पे ज़्यादा देना है, यहाँ पे सारे केसेस में एसआर पास होगा। क्या पास होगा? एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, एकदम नॉर्मल है ये। तो मैं जिस ऑर्डर में आपको बताई हूँ उसी ऑर्डर में आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, मैं एकदम क्लियर भाषा में समझाई हूँ। फिर देख लो, ये सारा जो भी परसेंटेज है वो नेट प्रॉफिट का है और वो कैलकुलेट होगा एज पर सेक्शन 198, जो मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगी। अभी एग्जाम्पल भी ली हूँ, बहुत अच्छा ये वीडियो जाएगा, आपका समझ में एकदम अच्छे से आएगा। फिर रेम्यूनरेशन जो भी होगा उसमें एक्सक्लूड होगा अपना सीटिंग फीस एंड जो भी अपने फीस पे करते हैं उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में। प्रोफेशनल कैपेसिटी में का मतलब क्या हुआ? सबसे एक एग्जांपल लेती हूँ बेस्ट, कि एक हॉस्पिटल है, वो एक एज अ कंपनी की तरह फॉर्म की हुई है। ठीक है,
तो उसकी लीगल स्टेटस क्या है, कंपनी की है। अब वो किसी राम को ले आती है और वो मिस्टर राम क्या है, वो एज अ प्रोफेशनली वो वहाँ पे कहीं पे प्रैक्टिस भी करते हैं, डायरेक्टर सॉरी एज अ डॉक्टर की तरह। और वो इस हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल जो कि कंपनी की लीगल स्टेटस है इसकी, तो वहाँ पे वो डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है। अब उसको ये रेम्युनरेशन मिल रहा है, कंपनी में तो प्रॉफिट है, तो परसेंटेज फॉर्मेट में मिल रहा है। अब क्या होगा कि अचानक से किसी कोई मीटिंग चल रही थी, अचानक से क्या हुआ कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आ गया, तो वो मिस्टर राम खड़ा होके उसको हेल्प किया, ठीक है, जो भी वो अपना प्रोसेस करता है वो किया और उसका जान बचा दिया। अब वो अपना प्रोफेशनल फीस उसमें चार्ज करना चाहता है, तो क्या इसको भी हम रेम्युनरेशन वाले उसमें काउंट कर लेंगे? नहीं, वो पार्ट अलग जाएगा, ठीक है। तो वो जो भी फीस चार्ज करता है अंडर द प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आ जाएगा, दिमाग खुलेगा ऐसे। उसके बाद ये जो भी लिमिट है वो ईयरली बेस्ड है, ठीक है। तो मैं बार बार वही बोल रही थी, वही होगा। यस, अब फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अभी तो प्रॉफिट था तब, अब प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट वाली प्रॉफिट है, या तो प्रॉफिट ही नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, उस केस में अपने कैपिटल को देखेंगे, इफेक्टिव कैपिटल, उसका भी कैलकुलेशन मैं बताऊंगी। तो इफेक्टिव जो कैपिटल है वो निकाला जाएगा और उसके बेसिस में डिसाइड होगा कि क्या मैनेजरियल रेम्युनरेशन देना है या बाकी डायरेक्टर्स को कितना देना है, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव कैपिटल अपना नेगेटिव से 5 करोड़ के अंदर अंदर का है, लेस देन 5 करोड़ है, बराबर होगा तो नीचे वाले स्लॉट में आ जाओगे, ठीक है। तो लेस देन 5 करोड़ है तो उस केसेस में यहाँ पे 60 लाख मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। लिमिट ये क्या है, ईयरली लिमिट है, पेबल शैल नॉट एक्सीड, ठीक है। और इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन अपने दे रहे हैं, तो ये ईयरली लिमिट है। फिर अपने अदर डायरेक्टर को कितना दे सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर, वहां पे उस केस में 12 लाख तक दे सकते हैं, मतलब 1 लाख पर मंथ का हो गया। अगर यहाँ पे कैपिटल जो है अपना इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है और 100 करोड़ से लेस है, तो 84 दे सकते हैं इधर, और इधर 17 लाख दे सकते हैं ईयरली। 100 करोड़ से ज़्यादा बराबर से 250 के अंदर है तो 120, और इधर यहाँ पे 24, और यहाँ पे 250 से ज़्यादा बराबर है, तो उस केस में देखो 120 तो यहीं से उतर गया, अब 250 से नीचे तक में था 120, तो वो यहाँ से उतर गया। अब अपने को जितना भी एक्सेस 250 करोड़ से जितना भी एक्सेस कैपिटल था उसका 0.01% करना है, बस सिंपल है कैलकुलेशन। रेम्युनरेशन दे तो दिया पर एक्सेस में दे दिया, बाद में कैलकुलेट करके निकला कि एक्सेस दे दिए थे, तो वो रिफंड हो जाना चाहिए टू द कंपनी विद इन कितना दिन के अंदर, विद इन 2 ईयर्स के अंदर रिफंड हो जाने चाहिए, ठीक है। क्या उसका वेव अलाउड है, वेवर कर देना, यस अलाउड है। इफ अगर अपने एसआर पास कर देते हैं तो डायरेक्टली अपना वेव अलाउड हो जाएगा। बट अगर बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन ये सबसे अपने लोन उठाए हुए थे, तो इन सच केस में अपने को वो लोग से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर, तब जब उसका वेव अलाउड करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। अब इसका इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, अभी अपने देख रहे थे, अभी नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो इफेक्टिव कैपिटल में कुछ नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल लो, उसमें एसपीआर जो अपना शेयर प्रीमियम रिजर्व है उसको ऐड करो, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करो, लेकिन ध्यान रहे रीवैल्यूएशन रिजर्व अपने को नहीं लेना है। फिर लॉन्ग टर्म जितने भी लोन्स है, डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है लॉन्ग टर्म वाले, उन सबको ऐड करो, ठीक है। मतलब जनरली वो पेबल होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर, मतलब वो लॉन्ग टर्म हो गया, तो लॉन्ग टर्म वाले को ऐड कर दो। उसके बाद जो जो इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो नॉन करेंट हो, करेंट हो, जो भी हो, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करना है। उसके बाद अपना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करना है और अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करना है, ठीक है।
और ये सारे ही फिगर्स लास्ट डेट ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, तो इसको इस एग्जाम्पल से समझो। देखो, यू आर प्रोवाइडेड विद द एक्सट्रैक्ट, ये एक कंपनी है ट्रिबुक लिमिटेड, और इसकी एक्सट्रैक्ट दी हुई है 31 मार्च 2023 की, लास्ट ईयर की। और यहाँ पे 3 ठो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये दोनों क्या है, एमडी डब्ल्यूटीडी है, और यहाँ पे मिस्टर सी एक नॉर्मल डायरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, यानी कि इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से चलना है। ये कैपिटल का ऐसे भी डाटा दिया हुआ है, अपने को इफेक्टिव कैपिटल पहले निकालना है, उस हिसाब से अपने मैनेजरियल रेम्युनरेशन डिसाइड करेंगे कि कितना जाएगा, और ये वाली अदर डायरेक्टर वाली डिसाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑथोराइज अपने को फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। इशू एंड पेडअप लेंगे, यस इशू एंड पेडअप ले लिए, यहाँ पे देख लो। फिर इसमें एसपीआर अपने को ऐड करना है 25 लाख का, वो ऐड कर दिए। फिर अपने को रिवैल्यूएशन जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो ऐड करना है, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं जाना चाहिए, तो 25 लाख नहीं जाएगा इसमें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का फिगर गया है, ठीक है, ये रहा। इसके बाद वहाँ पे अपना, हाँ देखो, लॉन्ग टर्म लोन था पेबल आफ्टर 1 ईयर, ये जाएगा। फिर यहाँ से ये जो करंट बोरोइंग है वो तो नहीं जाएगी, लॉन्ग टर्म वाली जाती थी, तो ये वाली नहीं जाएगी। फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी है वो माइनस होगा। फिर अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, ये भी माइनस होगा, और अपना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो वैसे ही गया है, देखो नीचे वैसे ही गया है, लॉन्ग टर्म लोन्स को प्लस किया गया, एनसीए माइनस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस है, तब जाकर इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन है। ये 5 करोड़ 29 लाख की, मतलब 5 करोड़ की ज़्यादा। स्लॉट कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला स्लॉट, ठीक है। फिर से मैं स्लॉट में भी ले जाती हूँ, तब समझ में आएगा और अच्छे से। देखो यहाँ पे स्लॉट है ना, ये रहा। इसमें देखो सेकंड वाला स्लॉट में 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा अप टू 100 करोड़ है, सॉरी लेस देन 100 करोड़ है। तो उस केस में कितना है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन तो 84 है, और अदर वाले का 17 है। तो सी को हम लोग पूरे साल में 17 दे सकते हैं, और ये लोग को 84 करके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया, 84 और ये इंटू 3 कर दिया, मतलब ए बी सी तीनों को एक ही टाइप का दिया, मैनेजरियल रेम्युनरेशन ही दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सी को एज्यूम कर लिया गया है, कुछ नहीं लिखा है इसलिए, एज नथिंग इज स्पेसिफाइड, ही इज़ अ पार्ट टाइम या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कुछ नहीं लिखा है, तो उस केस में उसको कंसिडर कर लिया गया कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। मतलब सी को एज अ डायरेक्टर सिर्फ लिखा था, और यहाँ पे एजम्पशन लिया गया। देखो नॉर्मली आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसको नॉर्मल वाले में घुसाओगे, बट यहाँ पे आईसीए कहीं कहीं पे कुछ एजम्पशन ले लेती है। तो आपको एमसीक्यू में तो सब कुछ क्लैरिटी के साथ देगा ही, ठीक है, और मैनेजरियल रेम्युनरेशन ही पूछेगा, लगभग केसेस में मैनेजरियल रेम्युनरेशन ही पूछते। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, आप सीख गए ये वाला चीज़। इसके बाद देखो नेक्स्ट थिंग है आपका, नाउ हाउ टू कैलकुलेट आपका नेट प्रॉफिट, जो अपना एज पर सेक्शन 198 जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो। तो इसको अभी मैं नहीं समझा के, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करवाती हूँ, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट उठाना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब नॉर्मल वाले एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो अपने को सोचना है दिमाग में, ठीक है। यहाँ से पहले चालू करो, सैलरी नॉर्मल है, माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस होगा। फिर सन्ड्री रिपेयर टू फिक्स एसेट में कुछ ना कुछ रिपेयर करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम, तो वो रिपेयर करवाए, ठीक है, जैसे ग्रीसिंग होती है, मोबिल चेंज होती है, वो सब है, चलो। अब सब्सिडरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा भी ध्यान में रखना। यहाँ पे असम्पशन लिया हुआ होगा कि ये जो सब्सिडरी फ्रॉम द गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से मिली है, तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी अदर गवर्नमेंट की होगी अपने को उसको प्लस माइनस करना होता है। तो सब्सिडरी यानी कि अपने प्लस किए होंगे तो यहाँ पे माइनस करना है।
तो लेकिन यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है इस क्वेश्चन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, तो वो यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट नहीं किया है। उसके बाद कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नॉर्मल है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करती कंपनी और वो टूट जाती है तो उस केस में अपने को कंपनसेशन देना पड़ता है, तो ये भी नॉर्मल है। कंपनी में डेप्रिसिएशन चढ़ाना नॉर्मल है। लॉस होता है, अभी इसको छोड़ दो एक बार। फिर इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, ये भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशू बाय द कंपनी, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंसेस लग रहा है, रिपेयर करने का खर्चा या फिर सन्ड्री रिपेयर, एक ही बात हो गया। तो ये जितने भी खर्चे एकदम नॉर्मल नेचर के हैं, तो ये सारे अपने को क्या करना है ना, नेट प्रॉफिट ही उठाना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा नेट प्रॉफिट ही उठाना है। अगर ग्रॉस दिया हुआ है, नेट का कोई जरिया ही नहीं दिया हुआ है, तब तो आपको ये सारे माइनस करने होंगे जो आपको नॉर्मल नेचर के लगते हैं एक्सपेंसेस। अब अपने को कुछ कुछ चीज़ें जो मेन है वो अपने को एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो, जब भी अपना नेट प्रॉफिट उठाएंगे उसमें अपने को सब्सिडरी एक्सेप्ट सीजी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडरी है वो अपने को क्या करना है, प्लस, ठीक है। उसके बाद कोई इनकम है, मतलब अगर ये सब्सिडरी माइनस नहीं होनी चाहिए तब अपने प्लस करेंगे, एडजस्टमेंट किया हुआ है तब। फिर इनकम टैक्स, नेट जो अपना नेट प्रॉफिट उसमें एडजस्टमेंट किया हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा। फिर अगर कोई चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट या लाइबिलिटी में, या फिर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है, तो फेयर वैल्यू में चेंजेस है जो अपने पहले भी पढ़े, इफेक्टिव कैपिटल में भी अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को ऐड करवा दिए, मतलब उसको नहीं लिए, ठीक है। तो उस केसेस में भी यहाँ पे भी इसको इग्नोर करना है, जो भी रिवैल्यूएशन वाला टाइप का गेन लॉसेज है। तो अगर गेन है तो नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, उसको माइनस कर दो, और लॉस है तो माइनस हुआ होगा, उसको प्लस कर दो। तो नेट इफेक्ट देना है, ठीक है। यहाँ सब्सिडरी में भी नेट इफेक्ट देना है। उसके बाद अपने जो है लॉस है ऑन द सेल ऑफ एसेट, कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो कैपिटल नेचर का एसेट है और उसमें कोई लॉस हुआ है, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट इस तरीके से लिखा हुआ है और वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, उस लॉस को ऐड करना है। या फिर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्लस हुआ होगा तो माइनस करना है, लेकिन अप टू क्या, देखो जो अपना बुक्स है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो पूरा होगा। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, मैं एक एग्जांपल बनाई हुई हूँ, जैसे कि 10 का एसेट था ओरिजिनल वैल्यू, और वो अभी WDV उसका 8 है। अब मैंने उसको बेचा है 5 पे, ठीक है। तो अपना 8 का WDV चल रहा था, 8 - 5 यानी कि 3, ठीक है। तो 3 का जो है ये कंपनी क्या की होगी, लॉस को बुक की होगी। लेकिन जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है कि अप टू, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ अच्छे से, कि प्लस माइनस उतना ही अलाउड है, लॉस या फिर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में उतना ही करना अलाउड है जितना कि वो अप टू WDV हो। मतलब समझो कि 10 से 8 पे जाने के लिए 2 का नुकसान हुआ था WDV पे, ओरिजिनल से WDV जाने में 2 का नुकसान था, तो वहां का तो अपने को नुकसान झेलना अलाउड है। तो 2 का नुकसान इज ओके, लेकिन जो अपने 3 वहां पे दिखा के रखे वो गलत है। मतलब गलत नहीं है इन द सेंस कि यहाँ पे अपने को प्लस करना है, तो 2 तक अलाउड है। 1 जो है ना, ओवर एंड अबव जो WDV के नीचे भी अपने को लॉस हुई है, वो अपने को यहाँ पे उस लॉस को अपने दिखाने नहीं देंगे, वो अपने क्या कर देंगे, उस लॉस को अपने को प्लस कर देना है। वैसे ही एक और केस कि अपना जो WDV था वही सेम था, 10 से 8 हो गया था अभी WDV, हम उसको बेच रहे 11 पे। अब अपने प्रॉफिट को बुक कर दिए होंगे 3 रुपए से, तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 रुपए का प्रॉफिट है ना, 8 से 10 तक में जाने का अप टू ओरिजिनल वाला, वो तो अलाउड है। जो एक्सेस वाला प्रॉफिट बुक किया उसको माइनस कर देंगे इधर, वही चीज इधर करना है, ठीक है। इसको भी ये वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, SPR माइनस करना है, शेयर प्रीमियम रिजर्व,
अगर प्लस किया हुआ है नेट प्रॉफिट में, और अगर कोई डिबेंचर वगैरह बीच में इशू की थी, वो प्रीमियम में इशू की थी, तो वो भी माइनस करना है। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वो भी माइनस करना है। कैपिटल गेन टैक्सेस अपना माइनस में जाएगा, अगर वो माइनस नहीं किया हुआ तो माइनस करो। फिर स्पेशल टैक्सेस माइनस होगा, और जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एज पर दिस सेक्शन के हिसाब से, मतलब एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ रहा है, और ये सारे कैलकुलेशन के कारण से आ रहा था, वो नेट प्रॉफिट माइनस प्लस में आ रहा था, तो माइनस में आ रहा है इस सेक्शन के कारण से, तो वो भी जितने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो भी अभी माइनस कर दो, तब जाके ये अपना नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन आएगा। यस, तो आप थोड़ा अच्छे से समझो इस चीज़ को। वहाँ से नेट प्रॉफिट उठाए, ठीक है, वहाँ तक समझ में आया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अपना, वो जो प्रॉफिट वाला ऊपर मैं बताई, वो चीज़ को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो वो चीज़ किस तरीके से डील होगा वो देखो। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस, अपने को बिल्डिंग में कितना हुआ है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मतलब बेचे कितने में होंगे पहले वो डिसाइड करो। देखो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10 लाख, उस टाइम में उसका WTB था 6 लाख, तो प्रॉफिट अपने को अगर 5 लाख का हुआ है, यानी कि 6 लाख प्लस 5 लाख, यानी कि अपने उसको 11 लाख पे बेचा है, ठीक है। तो प्रॉफिट बोलता है अप टू WTB से ओरिजिनल कॉस्ट तक का जो प्रॉफिट है वो ही नेट प्रॉफिट में ऐड होने के लिए अलाउड है। उसके ऊपर वाला जितना भी एक्सेस है वो अपने को माइनस करना है, ठीक है। तो 6 से अगर 10 का जर्नी अगर फिक्स करते हैं तो 4 लाख का प्रॉफिट होता है ना। तो 4 लाख का जो भी हुआ वो अपने को कितना है अलाउड है, वो वाला प्रॉफिट। लेकिन 1 लाख जो एक्सेस में, यहाँ पे 5 लाख का 1 लाख हो गया एक्सेस, 11 लाख में बेचे थे, तो 10 लाख से 11 लाख तक का जो जर्नी है वहां पे जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो अपने को अलाउड नहीं है, जो अपने नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो उस केस में अपने को 1 लाख को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। देखो हम लोग वही किए हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, ध्यान से समझना, तभी जाके आपको ये क्लैरिटी आएगा। इसको फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। उसके बाद अपना ये सब तो अलाउड ही था, जो जनरल एक्सपेंसेस अपने बात किए, ये सारे जनरल एक्सपेंसेस थे वो सब बात किए। यहाँ पे देखो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कोई इन्वेस्टमेंट थी इसमें लॉस हो गया, तो इसको भी अपने को ऐड करना होगा। ये ऐड किया कि नहीं, अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है कि वो करंट है, करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो रिपेयर एक्सपेंसेस है, मैंने अभी बात बोला कि ये चीज अलाउड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है कैपिटल इन नेचर, इस वजह से ये चीज को एक्सपेंस के तौर पे अपने को अलाउ करने नहीं बोला, वहां पे भी उसको ऐड करवा दिया, तो वो चीज अपने ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉफिट अपने माइनस किए थे 1 लाख, और 2 लाख यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि नेट में अपने को 14 लाख आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और तब जाके अपना मैनेजरियल रेम्युनरेशन ओवरऑल निकालने बोला था, तो 14 लाख का 11%, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करने से ही आपको थोड़ा दिमाग खुलेगा। आपको अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है TYQ का, तो आप देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटोरियल ऑडिट, कब कब सेक्रेटोरियल ऑडिट जो होती है वो एप्लीकेबल होती है, तो उसका जो होता है लिस्टेड कंपनीज में एप्लीकेबल है, ठीक है। पेड अप जो पब्लिक कंपनीज में हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, या तो फिर टर्नओवर बढ़ा हुआ है मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, या फिर अपना लोन्स एंड बोरोविंग्स लिया हुआ आउटस्टैंडिंग वो मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ का है, तो उस केस में अपने को सेक्रेटोरियल ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। वो उसका जो अपने ये सारा फिगर्स लेंगे, ये अपना लास्ट डेट ऑफ द ऑडिटेड एफएस के हिसाब से लेंगे, एंड अगर ये सेक्रेटोरियल ऑडिट एप्लीकेबल है फिर भी नहीं करवाती है कंपनी, तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 2 लाख का, या तो कंपनी नहीं करवाई या ऑफिसर ऑफ द कंपनी नहीं करवाई, जो अपना डिफॉल्ट होता है तो उसमें 2 लाख चढ़ जाएगा, या तो फिर CS तो अपने अपॉइंट कर लिए थे, लेकिन ये CS का जिम्मेदारी था ये सेक्रेटोरियल ऑडिट वाला पॉइंट को भी देखना, तो CS इन प्रैक्टिस के ऊपर भी ये 2 लाख का पेनल्टी चढ़ सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजर है, MD है या WTD है, उसको अपने जो उसका टाइमिंग है, जो उसको रहने का टाइम है कंपनी में, उसके पहले हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जब हटा देंगे तो उसका क्या होता है, रिटायरमेंट से पहले हम उसको हटा दे रहे हैं, अचानक से कभी हटा दे रहे हैं, तो कंपनी उसको हटा रही है,
तब उस केस में वो उसको कंपनसेशन भी देती है कि ठीक है, तो उस कंपनसेशन को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑफिस, उसका कंपनसेशन मिलता है उनको। तो वो कितना मिलता है वो उसको इस तरीके से एजम्पशन करते हुए मिलता है कि मान लेते हैं कि ये इंसान या तो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहता या तो फिर 3 साल के लिए रहता, विच एवर इज शॉर्टर, ये वाला लेना है, विच एवर इज शॉर्टर। तो रिमेनिंग पीरियड या 3 साल के लिए रहता तो उसको हम लोग कितना देते, तो उस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो उसमें अपने कैलकुलेशन में क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए मैनेजर हम पिछले 2 साल से हैं, उसके पहले तो हम एक नॉर्मल डायरेक्टर थे, मैनेजर लेकिन 2 साल से है, तो 2 साल का लेना है एवरेज सैलरी, कितना मिल रहा था 2 साल का एवरेज कर लेंगे और उसको फिर इंटू करेंगे, उस एवरेज रेम्यूनरेशन से इंटू करेंगे जो अपना रिमेनिंग पीरियड है, या तो फिर 3 साल 36 महीना, विच एवर इज शॉर्टर। रिमेनिंग पीरियड मेरा 2 साल का, मैं एज अ मैनेजर मेरा 3 साल का बच रहा होगा, ऑफकोर्स सब बात अगर पिछले 2 साल से है, या हो सकता है कि अपॉइंटमेंट ही अपना 3 साल का हुआ था तो मेरा 1 साल का भी बच रहा है, तो इंटू 1 ईयर कर देंगे, वो लेना है अपने को, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि अपने मैनेजर सालों साल से, 5 साल से 6 साल से है, तो क्या पूरा 5-6 साल का अपना एवरेज लेंगे, नहीं, तब अपने को लिमिट बता दिया कितना लिमिट ले सकते हैं, 3 साल या उससे कम का लिमिट ले सकते हैं। तो 3 साल तक का मतलब पीछे बैकवर्ड जाना है तो 3 साल एवरेज निकालने के लिए, और पीछे आगे भी जाना है तो 3 साल, मैक्सिमम 3-3 साल का अपने खेला खेल रहे हैं। अगर इससे शॉर्टर है तो शॉर्टर ले लेने का, नॉर्मल अगर मैनेजर नहीं होकर डायरेक्टर थे तो वो वाला रेम्यूनरेशन का एवरेज मत करना। जब हम लोग इस कैपेसिटी में थे, या तो एमडी होंगे या तो WTD होंगे या तो मैनेजर होंगे। जैसे मान लो पिछले 1 साल में हम लोग मैनेजर थे, फिर हम लोग चेंज होके WTD हुए, ठीक है, तो यही 2 साल था, उससे पहले जितना भी था डायरेक्टर थे, तो ये दोनों ले सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी टर्म अपने को दिखेगा तो वो वाले टर्म को अपने ले सकते हैं एवरेज करने के लिए, और फर्दर जितने सालों के लिए हम लोग को अपॉइंटमेंट वैलिड था, ठीक है, रिमेनिंग पीरियड जितना था, या तो फिर 3 साल, विच एवर इज शॉर्टर, वो वाले का अपने को लेना है। उसके बाद ये लू कब नहीं मिलेगा, लू मतलब है लॉस ऑफ ऑफिस वाला जो कंपनसेशन है, वो कब कब नहीं मिलेगा, इन केस अगर वो खुद ही रिजाइन करके जा रहे हैं तो क्यों देंगे भाई उसको। दूसरा, एमलगमेशन डीमर्जर रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिस वजह से उसको जाना पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी का इस तरीके से कुछ हुआ, तो उसमें भी नहीं देंगे हम उसको। फिर सेक्शन 167 जो अपने पढ़े थे, जिसमें वेकेशन ऑफ डायरेक्टर हो जाता है, जब वो डायरेक्टर कोई डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह उसमें लग जाती है तो उसको वैकेट करना पड़ता है, तो उस केसेस में भी नहीं देंगे हम उसको। या फिर डायरेक्टर कोई फ्रॉड किया था, ठीक है, या तो फिर कोई डिफॉल्ट करके बैठा था, अब कंपनी वाइंड अप में जा रही है, या वो डायरेक्टर खुद ही फ्रॉड करके बैठा है इसलिए हम उसको हटा रहे हैं, यहाँ से जाओ यहाँ से, तो उस केसेस में भी अपने लू नहीं देंगे। वो साफ सुथरा डायरेक्टर होना चाहिए। अब मिशेलिनस कुछ चीज़ आपको देखनी है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अपने जो सेक्रेटोरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है वो फॉर्म MR3 की होती है। तो MR3 एक फॉर्मेट है जिसमें ही सेक्रेटोरियल ऑडिट का वो फॉर्मेट होगा। उसके बाद फिर लिस्टेड कंपनी के केसेस में क्या होता है कि मीडियन रेम्यूनरेशन का भी डिटेल दिया जाता है बोर्ड रिपोर्ट पे, तो वो चीज़ को भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। मीडियन मतलब क्या है, ठीक है, तो उसका डिफिनेशन यहाँ पे पूछेगा, तो वो आप एक बार बुक से देख लेना। तो ये मिशेलिनस चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी देखनी है। बाकी आपकी चैप्टर जो 2 है वो इतनी ही छोटी है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया मैंने, फटाफट इसको कंप्लीट करना, नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करना। एंड आई होप कि ये सारे जो भी क्लासेस मैं दे रही हूँ, जो भी अपना यूट्यूब में चल रहा है स्टोरी, वो आपको हेल्प कर रहा होगा और थोड़ा समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़, कि आप डायरेक्टली अगर MCQs में जंप करोगे तो आपको वो जल्दी ग्रैब नहीं होगा। बट एक इंसान है या कोई और है या जिसके भी लेक्चर देख रहे हो, तो आपको अगर थोड़ा बहुत जिस बताता हुआ जाएगा तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसीड करो एंड होपफुली आप पास करोगे। थैंक यू।